हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स का हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ठीक है, इसके बारे में अभी तक हमने जो पढ़ा था, रिलेशनशिप जो थी इनकी, ये हम पढ़ चुके थे इससे पहले की वीडियो में। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिटर्न के बारे में लिखा हुआ, व्हेन वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट आउटपुट इज द फंक्शंस ऑफ इनपुट अंडर गिवन टेक्नोलॉजी, more the inputs, more will be quantity of output produced. Change in quantity of output may be referred to as return। कि जब आप इनपुट को बढ़ाते हैं, जो वेरिएबल इनपुट होती है, जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं, उनको बढ़ाते हैं, ठीक है, फिक्स फैक्टर के साथ। जो कुछ फैक्टर हैं आपके वो फिक्स्ड हैं, उनके साथ आप कुछ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं उसी टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तो वो जो आपके बढ़ाने के बाद जो आपको आउटपुट मिल रहा है, जो आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसी को रिटर्न्स कहा जाता है, ठीक है। उसी को, जो क्वांटिटी बढ़ रही है, जो आउटपुट की क्वांटिटी बढ़ रही है, उसी को रिटर्न कहा जाता है। लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन चेंज इन आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनपुट। तो लॉ ऑफ रिटर्न क्या हो गया, क्या होगा कि जब आप चेंज करें इनपुट में और उसके रिजल्ट में आपको चेंज करें इनपुट में और इसके रिजल्ट में आपको आउटपुट भी चेंज मिले, ठीक है, आउट भी आपके बढ़े हुए मिले। इसके बाद बात करें लॉ ऑफ रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर और वेरिएबल प्रोपोर्शन। मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अ फैक्टर, इट मीन चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्शन व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एम्प्लॉयड विद फिक्स फैक्टर। कि जब आप चेंज करें टोटल, जब आपका चेंज होने लगे टोटल फिजिकल प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन जितना आपका निकल रहा था और उसमें चेंज होने लगे एक टाइम में, तो इसका रीज़न क्या होगा कि आपने वेरिएबल फैक्टर में कुछ चेंज किया है, वेरिएबल फैक्टर अपने बढ़ाए हैं, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर रखकर। कुछ आपने फैक्टर अपने फिक्स्ड रखे हैं, जो फिक्स्ड फैक्टर हैं वो आपके फिक्स्ड हैं, लेकिन आपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज करा, तो इसी को लॉ ऑफ रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर कहा जाता है। When only one factor is increased keeping all other factors fixed, कि जब आप सिर्फ एक फैक्टर को इंक्रीज करें और बाकी फैक्टर आपके फिक्स्ड हो, द रिजल्ट इंक्रीज इन आउटपुट इज कॉल्ड रिटर्न टू अ फैक्टर। तो ये जो रिजल्ट निकल के आएगा आपके रिटर्न का, जो आपके प्रोडक्शन के बढ़ने का, तो यही आपको रिटर्न कहा जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ रिटर्न, तो इसको लॉ ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें हम स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बिहेवियर ऑफ टीपीपी। भाई जब आप वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते हैं तो टीपीपी का क्या बिहेवियर होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद फिक्स्ड फैक्टर, द टोटल फिजिकल प्रोडक्शन इंक्रीज एट an increase rate in the beginning, then increase a diminishing rate and finally start falling। कि जब आप जो वेरिएबल फैक्टर हैं उनको बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो टीपीपी है वो एक टाइम से, तो शुरू में तो इंक्रीज होगी, बड़ी अच्छी इंक्रीज होगी, लेकिन फिर वो थोड़ा डिमिनिशिंग हो जाएगी, उसका जो इंक्रीज का जो रेट है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर वो एंड में जाकर थोड़ी गिरनी शुरू हो जाएगी। आप इससे देख सकते हैं, इसके जो कर्व दिया हुआ है, देखिए शुरू में तो ये इंक्रीज रहती है, लेकिन बीच में डिमिनिशिंग हो जाती है, थोड़ा सा इसमें झुकाव आ जाता है हल्का सा, और फिर इसके बाद एंड में ये गिरनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बिहेवियर ये होता है टीपीपी का, जब वेरिएबल फैक्टर बढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा बढ़ते हैं एक मिकदार से ज़्यादा। इसके बाद बिहेवियर ऑफ एमपीपी क्या होता है, देखिए एमपीपी को भी आप देख सकते हैं कि जब आप वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज करते चले जाएं तो इंक्रीज में शुरू में तो ये भी ऐसे ही बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम में जैसे आर पॉइंट पर आके ये गिरना शुरू होगा और इसका एंड में जाके ये माइनस में पहुंच जाता है, ठीक है। ये माइनस में नहीं पहुंचा, थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन ये माइनस में पहुंच जाता है। तो जब आप वेरिएबल फैक्टर को बहुत ज़्यादा मिकदार में बढ़ाते रहेंगे तो वो एक टाइम पे जाके माइनस में पहुंच जाएगा। एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एमपीपी, द लॉ statement, if quantities of a certain variable factor are increased while quantity of other factor are fixed, MPP first increase its maximum, then decrease but remain positive and finally become negative। कि जब आप जो वेरिएबल फैक्टर है उनमें इंक्रीज करते हैं और कुछ जो दूसरे फैक्टर हैं उनको फिक्स रखते हैं, तो एक टाइम पे क्या होगा कि वो इंक्रीज होगा, मैक्सिमम अपने मैक्सिमम पर पहुंचेगा, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन फाइनली वो बिकम नेगेटिव में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसके डायग्राम के बारे में, तो डायग्राम में भी इसमें दिया हुआ है, देखिए कि आपने जो लैंड है वो 1 एकड़ है, ये फिक्स्ड फैक्टर है, लैंड जो होता है हमारा फिक्स्ड फैक्टर है,
और लेबर जो दे रखी है इन्होंने ये वेरिएबल फैक्टर होता है। फिर इन्होंने टीपीपी दे रखी है, एपी दे रखी है और एमपीपी दे रखी है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने दिखा रखा है कि जब जीरो था तो सब चीज़ जीरो थी, लेकिन जैसे ही एक हुआ तो टीपी हमारा 2 हुआ, ये भी 2 हुआ और ये भी 2 हुआ, क्योंकि सारी चीज़ें इसके टोटल प्रोडक्शन 1 हमने लेबर लगाए तो टोटल प्रोडक्शन 2 हुआ। और आप इसका अगर एवरेज निकालें 2 को 1 से भाग दें तो ये भी 2 होगा, और इसको अगर 2 में से ऊपर वाला माइनस करें तो ये फिर भी 2 होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जैसे ही आपने 2 लेबर बढ़ाई तो ये 6 पहुंच गया, और इसका एवरेज 6 को 2 से भाग दिया तो ये 3 आ गया, और इसको ऊपर से माइनस करा तो ये 4 आ गया। तो इस तरह आप जैसे ही ये वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाएंगे तो आपकी टोटल क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन देखिए इन्होंने इसको 3 फेज में बांट दिया है। पहले फेज को इन्होंने कहा इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है, दूसरे फेज को कहा डिमिनिशिंग रिटर्न, और तीसरे फेज को नेगेटिव रिटर्न कहा। अब पहले फेज में देखें अगर हम यहाँ तक तो आपका जो वो है ये बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। ये यहाँ पर 12 पहुँचा, ये यहाँ पर 4 हो गया, 4 से ये 4 ही रहा आगे, ठीक है, और ये यहाँ पर 6 हुआ, लेकिन ये नीचे आना शुरू हो गया। तो यहाँ तक तो इन्होंने इंक्रीजिंग रिटर्न बताया कि आप यहाँ तक जितने भी आप वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर रहे थे वो सही था, आपकी जो टोटल प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हो रहा था, एपी भी इंक्रीज़ हो रहा था और एमपी भी इंक्रीज़ हो रहा था। जैसे ही आप 3 से 4 पर पहुँचे तो ये थोड़ा डिमिनिश हो गया, थोड़ा इसमें कम आना शुरू हो गया। यहाँ पर ये 16 हो गया, हालांकि ये बड़ा है लेकिन उस तादाद से नहीं बढ़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से 12 हुआ, सीधा दुगना हुआ, और यहाँ पर 12 से 16 हुआ, तो उस रेट में नहीं बढ़ा। और ये 4 था तो 4 ही रहा, और ये 6 था ये नीचे आ गया 4 पर, ठीक है। तो ये डिमिनिशिंग नीचे आना शुरू हो गया, थोड़ा सा इसमें चेंज होना शुरू हो गया। तो यहाँ तक इन्होंने देखा 6 तक ये 18 रहा, ये 3 हुआ और ये 0 पर आ गया। तो इन्होंने डिमिनिशिंग बताया कि नीचे आना शुरू हो गया। और थर्ड फेज़ को इन्होंने नेगेटिव बताया। थर्ड फेज़ में आप देख भी सकते हैं कि जैसे ही 7 से 8 पहुँची तो ये 14 से 8 पर आ गया। 18 था, 18 से 14 आया, 14 से 8 पर आया। इसी तरह यह 3 था, 2 था, फिर 1 पर आ गया और ये माइनस में पहुँच गया। तो ये इसका थर्ड फेज़ है। तो इन्होंने 3 फेज़ में इसको बांटा है, तीनों फेज़ लिखे हैं। 3 फेज़, फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ, सेकेंड फेज़ में क्या हुआ और थर्ड फेज़ में क्या हुआ, ठीक है। एमपीपी फॉलिंग क्यों हुआ भाई, इसका रीज़न तो यही है कि आप वेरिएबल फैक्टर को ज़्यादा बढ़ाते नहीं जाएंगे कि भाई बढ़ाते जाए। एक टाइम पर क्या होगा भाई, शुरू में तो आपका जो टोटल जो प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज़ होगा। जैसे ही आप उसमें ज़्यादा चेंज करेंगे तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम पर आपका टीपीपी डाउन होगा और एमपीपी बिल्कुल माइनस पहुंच जाएगा। लेकिन एवरेज भी आपका डाउन जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टेज ऑफ फर्म ऑपरेशन के बारे में बात करें। A rational firm has to aim of earning maximum profit, therefore it will try to operate in second phase where the firm maximize its TPP। हम देखते हैं कि एक फर्म जो होती है वो क्या सोचती है भाई, फर्स्ट फेज में तो इंक्रीजिंग रेट है, ठीक है, हर कोई चाहती है कि फर्म के इंक्रीजिंग रेट हो। लेकिन उसके बाद दूसरी में भी इंक्रीजिंग रेट हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा, और तीसरी में तो नेगेटिव पहुंच गया। तो हर फर्म का यही होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले। लेकिन जैसे उसने देखा कि भाई फर्स्ट फेज़ पर जब इंक्रीज़ हो रहा है तो उनको लगा कि हम अगर और डालें इसमें तो और इंक्रीज़ होगा। लेकिन उसका वो क्या बना कि भाई वो नीचे आना शुरू हो गया। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो नीचे आना शुरू हुआ जब हमने और ज़्यादा इंक्रीज़ करा, ठीक है। तो कोई भी अगर फर्म होगी तो वो फर्स्ट फेज़ और थर्ड फेज़ जो उसको कहा जाता है उसको इकोनॉमिक एब्सर्डिटी कहा जाता है, एक मूर्खता कहा जाता है कि अगर आप फर्स्ट फेज़ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन सेकंड फेज़ पर जैसे ही वो आपको अलार्म देगा कि भाई अब ये नीचे आना शुरू हो रहा है तो आपको या तो वहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं रुकते तो बिल्कुल आप नीचे आएंगे, ठीक है, माइनस में भी पहुँच जाएंगे। तो एक फर्म के लिहाज से ये चीज़ होती है। अजम्पशन की बात करें, अजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में बात करें तो ये टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, द लॉ विल नॉट अप्लाई इफ देयर इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। भाई इसमें यह कहा जाता है कि आपको अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज करना है, लेकिन आपको अपने अदर जो फैक्टर हैं उनको फिक्स्ड रखना है, ठीक है। सिर्फ चेंज आप कर सकते हैं वेरिएबल फैक्टर में, टेक्नोलॉजी में भी आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप टेक्नोलॉजी में चेंज करेंगे तो ये सही नहीं होगा, ठीक है, ये लॉ के अंडर में नहीं आएगा। इसके बाद कह रहा है डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर कैन बी वेराइड कॉम्बाइंड विद फिक्स फैक्टर, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द फैक्टर प्रोपोर्शन, कि आप सिर्फ एक को ही वेरिएबल कर सकते हैं, बाकी को फिक्स्ड रखना है, ठीक है। इसके बाद ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वल एफिशिएंसी, कि जितने भी आपके वेरिएबल फैक्टर आप चेंज करेंगे, हर वेरिएबल फैक्टर
जो चेंज होगा वो बिल्कुल आपको इक्वल इफिशेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑन आउटपुट कैन बी एस्टिमेट करेक्टली, कि इसका इफेक्ट जो होगा वो आउट पर वो वेरिएबल फैक्टर के चेंज पर ही होगा। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जो सारे फैक्टर होते हैं उनका सभी का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर इज शॉर्ट पीरियड ऑफ ऑपरेशन, भाई शॉर्ट पीरियड में तो होता है, लॉन्ग पीरियड में तो दोनों चेंज हो जाते हैं। सो दो द लॉ ऑपरेट्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, कि ये फील्ड में जो प्रोडक्शन होता है उस पर ही शो होता है। द लॉ ऑपरेट नॉट ओनली टू लैंड एट्स क्लासिक इकोनॉमिक्स हाउ बट टू एनी फैक्टर हु सप्लाई इज फिक्स, कि इस लॉ में यही है कि आप सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे, बाकी को फिक्स रखेंगे। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे रीज़न ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ के बारे में।